अगर आपकी कलाई में या कलाई के आसपास खास तौर से आपकी फिंगर्स में टिंगलिंग या नमनेस यानी कि सुन सा हो जाना या झुंझुनाहट जैसी फीलिंग हो रही हो और आपकी ग्रिपिंग भी वीक हो रही हो यानी कि आपकी ये मूवमेंट भी वीक हो रही हो, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो काम करने के दौरान और आपको इस तरह से झटकने की बार बार ज़रूरत पड़ रही हो, आपको झटकने से थोड़ा आराम मिल रहा हो, तो समझ लीजिए आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्यों हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स यानी कार्पल टनल सिंड्रोम और इस तरह के सिम्टम्स हमें क्यों होने लगते हैं। मैं डॉक्टर तारिक कमाल, दिल्ली में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। इस तरह के जितने भी सिम्टम्स हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि टिंगलिंग, नमनेस या बर्निंग सेंसेशन, जैसे कि सुन सा हो जाना या झुंझुनाहट होना, ये सारे नर्व की वजह से होते हैं यानी नस की वजह से होते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम के भी ये सिम्टम्स हमारी बॉडी की एक नर्व जिसको मीडियन नर्व कहते हैं, गर्दन से ये नर्व निकलती है, हमारे कंधे, एल्बो और रिस्ट से होती हुई फिंगर्स तक जाती है। जब ये नर्व हमारी रिस्ट में कंप्रेस होने लगती है, दबने लगती है, पिंच होने लगती है, तब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिनको हम कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स बोलते हैं। ये नर्व यानी कि मीडियन नर्व हमारी कलाई में कब और किन कंडीशन में किन अलग अलग वजहों से दबने लगती है, इसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि कार्पल टनल का हमारी कलाई में क्या स्ट्रक्चर होता है। हमारी कलाई की छोटी छोटी हड्डियों को कार्पल बोला जाता है। इन कार्पल बोन्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज का एक ब्रिज, एक टनल होता है जिसको कार्पल टनल बोला जाता है। इस टनल के अंदर से फोर आर्म मसल्स के टेंडन्स और मीडियन नर्व, जिस नर्व की अभी हमने चर्चा की जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ये स्ट्रक्चर्स पास होते हुए फिंगर्स तक जाते हैं। जब इस टनल में कुछ अलग अलग कारणों से स्वेलिंग हो जाती है या इनका जो स्पेस है, इनकी जो जगह है वो कम पड़ने लगता है, तो हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस होने लगती है, दबने लगती है, तब जाकर हमें कार्पल टनल सिंड्रोम होने लगता है और इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। हमारी बॉडी के किसी भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले, उनका ट्रीटमेंट करने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो क्यों हमें होती है, किन अलग अलग कारणों से हमें ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारा इलाज, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स इन्हीं कारणों से हमें मिल जाते हैं, जिनको फॉलो करके हम बहुत हद तक इनको ठीक कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम के पीछे क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं। कार्पल बोन यानी कलाई की हड्डियों में कोई चोट लगने से, कोई प्रॉब्लम होने से या फ्रैक्चर हो जाने की वजह से वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाती हैं या गलत तरीके से जुड़ जाती हैं, तो ये टनल के स्पेस को कम कर देती हैं, जिससे नर्व कंप्रेस होने लगती है। एक एज के बाद जब हमारी बॉडी के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस यानी घिसने और टूटने फूटने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो ये जॉइंट के स्पेस को कम कर देता है, जिससे ये टनल का स्पेस भी कम हो जाता है। इसके अलावा टनल के जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जो नर्व को कंप्रेस करने लगते हैं। हम किसी ऐसे प्रोफेशन में जिसमें हमारी कलाई बहुत ज़्यादा यूज़ होती हो, कलाई के ऊपर रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ता हो, जैसे कंप्यूटर का माउस यूज़ करना या कोई ऐसा टूल यूज़ करना जिससे कलाई के ऊपर बार बार स्ट्रेस पड़ता हो, ड्रिल मशीन यूज़ करना या ऐसा कोई टूल यूज़ करना जिसमें कलाई के ऊपर वाइब्रेशन पड़ता हो, तो इससे भी कलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। कलाई के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सूज जाते हैं, जिससे नर्व दबने लगती है। कलाई को एक ही पोस्चर में रखकर बहुत ही देर तक काम करना, कोई ऐसा काम करना जिसमें हमारी कलाई ज़्यादा देर तक मुड़ी रहती हो या कलाई को मोड़ के सोना, ये चीज़ें भी इस टनल को कंप्रेस करती हैं, जिससे नर्व दबने लगती है। औरतों में कार्पल टनल सिंड्रोम मर्दों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि औरतों का जो कार्पल टनल का स्पेस होता है वो मर्दों के कंपैरिजन में नैरो होता है, कम होता है। जिन लोगों को थायराइड या शुगर की प्रॉब्लम होती है उनको कार्पल टनल सिंड्रोम होने का रिस्क ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी और मोटापे में ज़्यादातर कार्पल टनल का स्पेस कम हो जाता है, जो कि मीडियन नर्व को कंप्रेस करने लगता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के स्टार्टिंग में तो इसके टिपिकल सिम्टम जैसे कि नमनेस, टिंगलिंग, जैसे सुन सा हो जाना, झंझनाहट सी या बर्निंग सेंसेशन ही होते हैं, लेकिन अगर सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बाद में इस जगह पर स्टिफनेस और पेन भी होने लगता है और धीरे धीरे इस एरिया में वीकनेस ही हो जाती है। हमारी ग्रिपिंग या कोई चीज़ जो पकड़ते हैं उसमें हमें परेशानी होने लगती है, ग्रिपिंग हमारी वीक हो जाती है, बाद में हमें डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग होने लगती है। आज की ये वीडियो इसलिए ज़रूरी थी कि किसी भी
कंडीशन को, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ख़ासतौर से उनके कारणों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट उनके कारणों में छुपे रहते हैं। जब तक आप अपनी कंडीशन को, अपनी कंडीशन के होने के अलग अलग कारणों को नहीं जान पाएंगे, आप अपनी उन कंडीशन का अच्छे से इलाज नहीं कर पाएंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम को अगर सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया, इसको ठीक नहीं किया गया, तो बाद में सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इस वजह से वक्त रहते आप अपने कार्पल टनल सिंड्रोम को, इनके सिम्टम्स को घर बैठे ठीक कर लें। कुछ घरेलू उपाय होते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेज होते हैं जिनको आप घर बैठे ही करके कार्पल टनल सिंड्रोम को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, वो कौन सी स्ट्रेचेज हैं और वो कौन से होम रेमेडीज़ हैं जिनको करके आप अपने कार्पल टनल सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसी ये वीडियो आपको लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।